हम अपने ब्रेन को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उसे एडिक्टेड बना सकते हैं वो काम करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। एग्जैक्टली उतना ही एडिक्टेड जितना हम सोशल मीडिया से हैं। अब ये करना कैसे है, उसके लिए पहले ये 2 केस स्टडी सुनिए। इमेजिन करो आप एक प्लेन में बैठे हो, प्लेन की विंडो से आप बाहर देख रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बाहर बहुत फॉग है। और तभी सीट बेल्ट की लाइट ऑन होती है और आप सीट बेल्ट पहन लेते हो। आप एक्सपेक्ट करे हो कि अभी बस लैंडिंग होने ही वाली है। वहीं कॉकपिट में 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट बैठे हैं और उनकी कुछ इस तरीके की बात चली है, यार पॉलिटिक्स का क्या सीन चल रहा है। हाँ यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश का क्या होगा। तभी दूसरा पायलट कहता है, यार वो नया मॉडल देखा कार का, आई थिंक मैं अगले महीने उसे खरीद लूंगा। उनकी कॉकपिट के सामने इंस्ट्रूमेंट्स ब्लिंक कर रहे हैं, पर पायलट्स का दिमाग कहीं और है। अभी ये 2 पायलट्स बात ही कर रहे थे कि अचानक एकदम ये प्लेन पेड़ की ब्रांचेस से जा टकराता है। जिस रनवे में इसने लैंड करना था उससे 3 किलोमीटर पहले ही ये जंगल में टकरा गया। इस प्लेन में 82 लोग थे, जिनमें से 72 लोग मारे जाते हैं। ये इंसिडेंट 1974 में शार्लोट लैंडिंग के दौरान फ्लाइट नंबर 212 में हुआ था। पर सवाल ये था कि इतने बड़े इंसिडेंट का जिम्मेदार है कौन। बहुत सी एनालिसिस हुई, बहुत से लोगों को ब्लेम किया गया, लेकिन बाद में जब फ्लाइट रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनी गई तो पता चला लैंडिंग के दौरान 2 पायलट्स आपस में बातें कर रहे थे। इस इंसिडेंट के 7 साल के बाद 1981 में 10,000 फीट का रूल निकाला गया, यानी कि जब भी प्लेन की हाइट 10,000 फीट से कम है, जो कि लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होगी, उस वक्त पर कोई भी लूज टॉक नहीं होगी। पायलट सिर्फ अपने काम के बारे में ही बात करेंगे। इसे कहते हैं स्टीराइल कॉकपिट। यूरोप में भी सिमिलर स्टीराइल फ्लाइट डेक प्रोसीजर पब्लिश किए गए। ये इंसिडेंट एक नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन से हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया के ब्रेन रॉट से जो डिस्ट्रैक्शन और डैमेज होता है, उसके बारे में बात करने से पहले एक और स्टोरी सुनिए। इमेजिन करो आप रात में थक के घर आते हो, आपके परिवार वाले सो चुके हैं, घर में पूरी शांति है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन हल्की सी ग्लो हो रही है। आप एक प्योर कंज्यूमर बन चुके हो। कुछ एक्चुअल में क्रिएट करने के बजाय आप औरों का कंटेंट ही कंज्यूम करते हो। आप अपने परिवार वालों को देखते हो और फिर खुद से वादा करते हो, अब से हर रोज, चाहे मैं बीमार होता हूँ, चाहे मैं ट्रैवल करता हूँ, चाहे मैं फिर पूरा थका हुआ हूँ, मैं हर रोज अपना एक काम क्रिएट करूंगा और फिर उसे पब्लिश करूंगा। ये डेली रिचुअल माइक विंकलमैन ने मई 2007 में शुरू किया था। उस टाइम सोशल मीडिया नया आया था, डिजिटल आर्ट को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। माइक साउथ कैरोलिना में एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर था, फैमिली के साथ सिंपल लाइफ जी रहा था। कोई स्टूडियो नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, सिर्फ एक डेस्क, एक स्क्रीन और एक स्टबर्न स्ट्रीक। और अगले 5000 दिन तक बिना रुके हर रोज उसने एक आर्ट क्रिएट किया और उसे कंटिन्यूअसली अपलोड करता रहा। हर अगले दिन का आर्ट ये दिखा रहा था कि एज एन आर्टिस्ट वो इम्प्रूव कर रहा है, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर आता है 11 मार्च 2021। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज अपने पहले डिजिटल आर्ट वर्क का ऑक्शन कर रहा था। उस डिजिटल आर्ट में माइक का भी एक आर्ट था, जिसका नाम उसने दिया था एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज। यानी पिछले 13 सालों तक उसने जो भी 5000 दिन तक कंटिन्यूअसली पेंटिंग बनाई थी, वो सारे के सारे डिजिटल आर्ट्स एक ही इमेज में हम देख सकते थे। इस आर्ट की बिडिंग स्टार्ट होती है 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन। माइक और उसकी फैमिली वाले बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं और फाइनली $69.3 मिलियन में ये 5000 दिन की मेहनत बिकती है और माइक दुनिया का तीसरा सबसे वैल्यूएबल लिविंग आर्टिस्ट बन जाता है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि माइक कंज्यूमर से क्रिएटर बन गया और हर रोज बिना रुके वो एक आर्ट क्रिएट करता रहा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है चेंज द डैम मीनिंग। 2012 में इंटरनेट में बहुत सी क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट्स खुल रही थी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और आपके पास करोड़ों इमेजेस हैं। उनमें से कुछ इमेजेस के पिक्सल फटे हुए हैं और आप चाहते हैं इन डिस्टॉर्टेड इमेजेस को अलग करना, तो आप अपनी सारी इमेजेस इस प्लेटफॉर्म में आके दे सकते थे। और ये प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर के उन लोगों के साथ कनेक्ट करता जिन्हें जॉब चाहिए। वो इन वेबसाइट्स पर आते, आपकी इमेजेस को क्लासिफाई करते और उन्हें कुछ पैसे मिल जाते। एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म अमेज़न ने बनाया था, मैकेनिकल टर्क या फिर एम टर्क। अब हुआ ये कि जितनी भी कंपनीज एम टर्क में अपना काम देती, उनमें से काफी काम एक्यूरेट नहीं होता था और इसका साफ सा रीजन था कि इमेजेस को क्लासिफाई करना एक बोरिंग काम है और लोगों को वैसे भी बहुत कम पैसे मिलते थे, तो वो जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते और अपने पैसे लेके चले जाते। लेकिन 2 रिसर्चर्स डेना शैंडलर और एडम कैप्लेनर ने इसे गलत साबित कर दिया। उनकी एक सिंपल सी थीसिस थी कि अगर हम लोगों का मीनिंग चेंज कर दें तो उनका एफर्ट करने का तरीका भी चेंज हो सकता है। अब इमेजिन करो आप दिल्ली में रहते हो, आप ये यंगस्टर हो और आपको कुछ पैसे कमाने हैं और आपको अमेज़न की इस वेबसाइट एम टर्क के बारे में पता चलता है। आप वहां पर एक काम सिलेक्ट करते हो और इंस्ट्रक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हो। उसमें कहा जाता है कि आपको हर वक्त स्क्रीन पे सिर्फ एक ही इमेज दिखाई देगी। अगर ये सर्कुलर इमेजेस आपको प्रॉपर दिखती है तो आपको नो प्रेस करना है, लेकिन अगर ये थोड़ी इरेगुलर है, टेढ़ी मेढ़ी है या इसमें छोटे धब्बे हैं
तो आपको यस टाइप करना है। अब इस केस में जब हजारों लोग इस टास्क को देखेंगे तो वो सोचेंगे यार फटाफट यस या नो का बटन दबाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कुछ पैसे ही चाहिए। और ये बात रिसर्चर्स भी जानते थे, इसलिए स्टार्टिंग में कुछ सैंपल्स लेने के बाद उन्होंने एक स्क्रीन पर पॉपअप चलाया और कहा ये जो सारी इमेजेस आप देख रहे हैं ये एक सेल की इमेज है और इनमें से कुछ ट्यूमर सेल्स हैं। हम कुछ साइंटिस्ट हैं जो कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप अपना काम ठीक से करते हैं यानी ट्यूमर सेल्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम कैंसर की रिसर्च को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब जिन लोगों को भी ये प्रॉम्प्ट दिखाया गया उन लोगों को एक मीनिंग मिल गया और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया। अब वो अपने काम को बोरिंग नहीं मान रहे थे बल्कि उसे बहुत ही सीरियसली ले रहे थे, इवन एंजॉय भी करने लगे थे। और बाद में जब डेटा को कंबाइन किया गया और देखा गया कि जिन लोगों को स्क्रीन में पॉपअप दिखाया गया था कि आपका काम कैंसर रिसर्च में हेल्प करेगा, उन लोगों ने बहुत कम गलतियां करी थी एज कम्पेयर टू दूसरे ग्रुप ने जिन्हें ये स्क्रीन में पॉपअप नहीं दिखाया गया था। इन शॉर्ट इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जब हम अपने काम को एक मीनिंग देते हैं, सुबह जब भी हम उठ रहे हैं, एक रील को इग्नोर कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ कर रहे हैं, उसे एक बड़े रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं यानी लाइफ में हम क्या बनने वाले हैं और उस इमेज को अपने दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, तो हमें वही काम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है क्योंकि हमें पता है कि आज का ये छोटा सा काम फ्यूचर में हमारे लिए किस तरीके से हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टीच हॉर्सेस हाउ टू ड्रिंक वाटर। 1920s में यूरोप में एक गांव था और इस गांव से नदी बहुत दूर थी। ऑब्वियसली उस टाइम पर लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे। उस वक्त पर जिन लोगों के पास भी घोड़े थे वो एक लग्जरी नहीं थी, वो उनकी लाइफलाइन थी क्योंकि सारे फार्मर्स घोड़ों को यूज करते ट्रेवल करने के लिए, अपनी कार्ट्स को पुल करने के लिए, सामान एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए, इवन फील्ड्स में खेती बाड़ी करने के लिए। उनके घोड़े जितने ज्यादा तगड़े होते उसका मतलब था कि वो उनसे ज्यादा काम करवा पाते और इवेंचुअली अपने परिवार को उतना ज्यादा खाना दे पाते। पर उस वक्त पर एक कहावत बहुत फेमस थी कि तुम घोड़े को रिवर तक लेके आ सकते हो लेकिन तुम उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, और सब इस पर यकीन भी करते थे। उस वक्त पर एक फार्मर था जो अपने घोड़े को रिवर के पास लेके आया था। वो उसका फेस जबरदस्ती पानी तक लेके जाता लेकिन उसका घोड़ा पानी पीता ही नहीं। वो उसको डांटता, रिक्वेस्ट करता, पर घोड़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इस फार्मर को पता था कि अगर उसका घोड़ा पानी नहीं पिएगा तो उस दिन वो अपने खेत में उस घोड़े से कम काम करवा पाएगा यानी कम आउटपुट। उस मूवमेंट पर फार्मर को लगा वो बहुत ही हेल्पलेस है और उसे वही कहावत याद आई कि तुम घोड़े को पानी तक तो लेके जा सकते हो लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। पर फिर उसे लगा कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे वो अपने घोड़े को पानी पिला पाए। उस दिन तो उसने उस घोड़े को कुछ नहीं कहा लेकिन अगले दिन उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई। घोड़े के खाने में उसने एक मुट्ठी भर नमक डाल दिया। घोड़े को बहुत भूख लगी थी, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और वो फटाफट उस खाने को खा गया। खाना खिलाने के बाद जब ये फार्मर उस घोड़े को दोबारा से रिवर के पास लेके आया तो घोड़े को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे पानी पीना था और पानी देखते ही फटाफट वो रिवर से पानी पीने लग गया और इस बार उसने जिद नहीं करी। इन शॉर्ट इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि अगर हम अपने लिए एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दें तो हम खुद से भी काम करवा सकते हैं। पर खुद से काम करवाने के लिए हमारे ब्रेन में हम ही फार्मर है और हम ही वो घोड़ा है। तो अगर हमें खुद से काम करवाना है तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि अपने एक रूम को बिल्कुल एम्प्टी कर दो। उस रूम की खिड़कियों से कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ एक स्टडी लैंप होना चाहिए और सिर्फ वो चीज जिस पर हम काम करना चाहते हैं। अगर हमें कोई सब्जेक्ट खत्म करना है तो सिर्फ उस सब्जेक्ट की बुक, नो फोन, नथिंग। अगर हम ये चीज अपने लिए क्रिएट कर देते हैं तो हमने उस फार्मर का काम कर दिया है और उस कमरे के अंदर आते ही हम वो घोड़ा हैं जो प्यासे हैं। अब या तो हमें उस कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा या फिर जो काम हमारे सामने है, जो बुक हमारे सामने है, जो आइडिया हमारे सामने है, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। 26 मई 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 लॉन्च किया जो कि एक ह्यूज सक्सेस था। सबको पता था कि इस प्रोडक्ट की वजह से अगले 10 साल तक कंप्यूटर इंडस्ट्री को माइक्रोसॉफ्ट ही डोमिनेट करेगा। लेकिन इस लॉन्च के 2 साल के बाद ही इंटरनेट में जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स थी वो 3000 से बढ़कर 20,000 हो गई थी। ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व थी। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स अभी भी विंडोज 95 का नेक्स्ट वर्जन लिखने के लिए तैयार थे और कोई भी इंटरनेट की तरफ फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन फिर वक्त आया बिल गेट्स के थिंक वीक का, यानी पूरे साल में वो एक हफ्ता ऐसा रखते थे जब वो खुद को एक कमरे में बहुत सी बुक्स और रिपोर्ट्स के साथ बंद कर देते ताकि वो दुनिया का एक पैटर्न देख पाए कि दुनिया ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रही है। और उस साल के थिंक वीक के बाद उन्होंने एक मेमो लिखा जिसे उन्होंने कहा इंटरनेट टाइडल वेव मेमो। और इस मेमो को हर एक माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय को दिया गया जिसमें लिखा था कि पर्सनल कंप्यूटर्स के बाद इंटरनेट वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ह्यूमन हिस्ट्री की जो सारे बिजनेसेस को चेंज कर देगी और हमें भी चेंज होना ही पड़ेगा। और कुछ ही महीनों के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया जो कि फ्री दिया जा रहा था विंडोज के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ने उस टाइम के कॉम्पिटिटर नेटस्केप को तो पीछे छोड़ दिया। आगे चलकर इंटरनेट एक्सप्लोरर उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इस मेमो की वजह से
मैक्सिमम बेस्ट इंजीनियर्स का ध्यान इंटरनेट की तरफ चला गया और काफी सालों के बाद उनका एक प्रोजेक्ट रेड डॉग, जो कि आज माइक्रोसॉफ्ट के रेवेन्यू में एक ह्यूज चंक कंट्रीब्यूट करता है। देखो, इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि जो टाइम है वो दो टाइप का होता है, टाइप 1 मेकर्स टाइम और टाइप 2 मैनेजर्स टाइम। जब भी आपको एक डीप फोकस करना है, दुनिया में कुछ पैटर्न देखना है या कुछ एक्चुअल में बड़ा क्रिएट करना है, तो हमें एक अनइंटरप्टेड चंक ऑफ टाइम चाहिए, जैसे कि हर रोज 4-4 घंटे या पूरा एक हफ्ता एंड सो ऑन। और इस मेकर टाइम में ही हम कुछ मेक कर पाएंगे, कुछ बड़ी चीज को, कुछ बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और दूसरे टाइप का टाइम आता है मैनेजर्स टाइम, यानी कि अगर हमें एक के बाद एक छोटे टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल जल्दी से मीटिंग लेना, घर का कोई काम करना, बैंक में कुछ बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई काम करना एंड सो ऑन, तो ये सारी चीजें मैनेजर टाइम के अंडर आती हैं। इसमें 15, 20, 25 मिनट की स्प्रिंट्स भी काम करती हैं। अब सोशल मीडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, वो कभी भी अपने लिए मेकर टाइम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। वो हमेशा मैनेजर मोड में रहेंगे। 15-15, 20 मिनट के छोटे काम किए, फिर रील देख ली एंड सो ऑन। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने ब्रेन को रॉट होने से कैसे बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि डिस्ट्रैक्शन कैन लीड टू डेथ, यानी कि फ्लाइट 212 सिर्फ इसीलिए क्रैश हुई क्योंकि उसके पायलट फोकस नहीं थे, जिसकी वजह से स्टीराइल कॉकपिट का रूल भी आया। इससे एक चीज तो क्लियर थी कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन तो इससे भी ज्यादा खराब है। यानी सोशल मीडिया में एडिक्शन हमें बर्बाद कर सकती है। सोशल मीडिया एडिक्शन को सॉल्व करने का पहला तरीका हमने देखा था कि क्रिएट नॉट कंज्यूम, जिसमें हमने माइक की स्टोरी देखी थी कि शुरू में वो भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते थे, बट फिर उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया कि हर रोज वो कोई ना कोई पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करेंगे और उसे वर्ल्ड में पब्लिश करेंगे। और 5000 दिन तक कंटिन्यूसली वो ये काम करते रहे और 11 मार्च 2021 को उनका ये काम एवरी डे द फर्स्ट 5000 डेज $69.3 मिलियन में बिका। इन शॉर्ट, जब भी हम कंटेंट देख भी रहे हैं तो हमेशा उसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखो कि इसने इस रील में क्या किया, क्या ये रील के बाद कोई कॉल टू एक्शन दे रहा है, ये लोगों को कहां पर लेके जा रहा है, ये किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज कर रहा है एंड सो ऑन। इसके बाद हमने देखा था कि चेंज द मीनिंग, जिसमें हमने देखा था कि जैसे ही लोगों को बताया गया कि उनकी स्क्रीन में दिख रहे सर्कल सेल्स हैं और उनमें से कुछ सेल्स ट्यूमर सेल्स हैं, तो लोग जिस काम को पहले बोरिंग समझ रहे थे, अब उसी को एक मिशन बना के सॉल्व करने लगे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज हो गई। इन शॉर्ट, गिव मीनिंग टू योर वर्क। फिर हमने देखा था कि टीच हॉर्सेस टू ड्रिंक वाटर। हमने बहुत बार ये कहावत सुनी है कि तुम घोड़े को पानी तक लेके आ सकते हो, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, जबकि ये गलत है। अगर हम खुद को ही फार्मर माने और खुद को ही वो हॉर्स माने, तो हम खुद के लिए एक रूम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज पड़ी होगी, वो चीज जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो जब भी हम उस रूम में जाएंगे, उस रूम में बैठकर हम उस काम के अलावा कुछ और नहीं कर सकते और ये एनवायरनमेंट हमें फोर्स करेगा वो चीज एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद हमने बिल गेट्स के मेमो के बारे में बात करी थी, जिसका नाम था इंटरनेट टाइडल वेव मेमो। देखो, बिल गेट्स उस वक्त करोड़ों रुपए कमा रहे थे विंडोज 95 और पीसी के बाकी रिलेटेड प्रोडक्ट से, और वो ये पैटर्न देख ही नहीं पाते अगर उन्होंने खुद को एक मेकर टाइम नहीं दिया होता, यानी अनइंटरप्टेड चंक ऑफ टाइम। तो जब भी आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अकेले बैठकर खुद को कंटिन्यूअस आवर्स देने ही पड़ेंगे। मैनेजर टाइम में आप कुछ बड़ा मीनिंगफुल नहीं क्रिएट कर सकते।